नमस्कार, मैं मुरारी शरण शुक्ल जम्बूद्वीप चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे भारत के पाठ्यक्रमों में एनसीईआरटी इत्यादि के पाठ्यक्रमों में बहुत सारे परिवर्तन करने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं और इस पर जो लोग अनर्गल बातें पढ़ाने के समर्थक हैं वो बवाल मचाते हुए दिख रहे हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं। आखिर बाल मन पर, कोमल मन पर आप कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना चाहते हो? उनको हीन भावना से ग्रसित करके कैसा नागरिक बनाना चाहते हो? भारत पर जो हमलावर रहे उन हमलावरों का इतिहास पढ़ाकर कौन सी चेतना जागृत करना चाहते हो? यह बड़ा प्रश्न है। लगातार मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया पाठ्य पुस्तकों में। क्या केवल मुगल ही भारत में शासक हुए? जो हमला करने कोई अफगानिस्तान से आया, कोई अरब के देशों से आया, कोई कहीं से आया हमला करने, आकर कभी सत्ता पर काबिज हो गए भारत में गलती से, तो क्या उन्हीं से भारत का भाग्य जुड़ा हुआ था? क्या भारत के लिए वही सर्वश्रेष्ठ राजा हुए, शासक हुए? यह विचार का विषय है। उनके कालखंड में, उनके हमला के कालखंड में भी, आक्रमण के कालखंड में भी हमारे देश में अद्भुत शासक, अद्भुत राजा हुए। शिवाजी महाराज ने जब सत्ता प्राप्त किया, स्थानीय विधर्मी शासकों को पराजित करके, तो उस समय भारत के विद्वानों ने कहा कि यही तो राजा है, यही तो असली शासक है, जिसके अंदर देश की अस्मिता झलकती है, देश का गौरव झलकता है। उस शिवाजी को ये पुस्तक लिखने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने पहाड़ी चूहा कहकर संबोधित किया। हमलावर और छापामार युद्ध शैली भारत की बहुत प्राचीन युद्ध शैली है। वह कोई अपराध नहीं था। ताकतवर शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में डिप्लोमेटिक स्टेप्स लेना, राजनयिक कदम उठाना, यह कोई छल प्रपंच या धोखा नहीं है। आखिर ऐसी विकृत मानसिकता से इतिहास क्यों लिखा गया? और इन इतिहासकारों को प्रश्रय किसने दिया? किन राजनीतिक दलों के लोगों ने प्रश्रय दिया? यह सब विचार का विषय है। आखिर भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले कौन लोग थे, जो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में चलने वाली पुस्तकों में ऐसे प्रकार के कुत्सित संबोधन कर रहे थे क्रांतिकारियों के प्रति? यह पढ़ाकर हम बच्चों को, भारत के नौनिहालों को, भारत के भावी नेतृत्वकर्ताओं को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? उनकी साइकोलॉजी पर हम कैसा प्रभाव डालना चाहते हैं? हम मुगल दरबार पढ़ाते हैं। 12वीं की किताब में, जिस पुस्तक का नाम है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, उसके चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोड, यह पढ़ाना भारत के बच्चों को क्यों आवश्यक है? यह दिखाना कि हम मुगलों से पराजित हुए थे, मुगलों ने हम पर अत्याचार किया था, मुगलों ने हमारे जीवन को पैरालाइज कर दिया था, मुगलों ने इस देश में मनमानियां की थी। यह पढ़ाने से भारत में स्वाभिमान निर्माण होता है। आखिर ये पाठ्यक्रम बनाने वाले कौन लोग थे? उनकी क्या सोच थी भारत की पीढ़ी के बारे में? भारत के लोगों को चपरासी और क्लर्क बनाने की मानसिकता से काम कर रहे थे। भारत के जनता का स्वाभिमान भारत के बच्चों के माध्यम से निर्माण होता है। बच्चों को जब गौरवशाली चीजें हम पढ़ाएंगे, महाराणा प्रताप के विजय का अभियान जब हम उनको पढ़ाएंगे, तो भारत के बच्चों में गौरव का निर्माण होता है। जब हम महाराजा सुहेल देव के आक्रमण का और सफल आक्रमणों के प्रतिकार का इतिहास पढ़ाएंगे, सालार गाजी की सेना का एक भी जवान वापस नहीं गया, वो इतिहास हम पढ़ाएंगे तो स्वाभिमान निर्माण होता है। लाचित बड़फुकन के सैन्य अभियानों को हम जब पढ़ाएंगे तो आसाम के बच्चों में, पूरे देश के बच्चों में गौरव का निर्माण होता है। जब हम महारानी बेलू नाचियार का इतिहास पढ़ाएंगे, जब हम रानी चेन्नम्मा, कितूर की चेन्नम्मा, केलाड़ी की रानी चेन्नम्मा का इतिहास पढ़ाएंगे, सरस्वती राजामणि का इतिहास पढ़ाएंगे, रानी अब्बाका का इतिहास पढ़ाएंगे, रानी रासमणि का इतिहास पढ़ाएंगे, तो भारत के बच्चियों में गौरव का निर्माण होगा। मैंने
भारत की 25 ऐसी महिला क्रांतिकारियों पर लेख लिखा है विगत 1 वर्षों में, जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं, जिनका वर्णन न एनसीईआरटी की पुस्तकों में हुआ, न महाविद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में हुआ। उसमें एक कम आयु की बच्ची प्रीतिलता वाडेदार, जिसको चंद्रशेखर आजाद की तरह ही समझा जाता था, और उसको देखते ही अंग्रेज ऑफिसर यदि रास्ते से आ रहे होते थे तो सड़क छोड़कर भाग जाते थे, क्योंकि उसका निशाना चंद्रशेखर आजाद की तरह ही अचूक था। वो पिस्टल चलाने वाली, अचूक निशाने वाली युवती भारत के लिए बलिदान हो गई। कितने लोगों ने उसको जाना है देश में। भारत की जनता को उसके बारे में बताने का काम, भारत की नई पीढ़ी को, भारत की युवतियों को उसके बारे में बताने का काम क्या इन पुस्तक लेखकों को, पाठ्यक्रम निर्माताओं का नहीं था? इन लोगों के द्वारा किया हुआ यह अपराध देश को कितना हानि कर गया। और जब उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, भारत का एक्चुअल इतिहास, भारत के बच्चों को गौरवशाली मानसिकता देने वाला कंटेंट जब उसमें डाला जा रहा है, तो आप हंगामा मचा रहे हो, क्योंकि आपकी अनर्गल बातें छपती रहे, आपको पेमेंट मिलता रहे। आपके पेमेंट के कारण देश के स्वाभिमान को बेच दिया जाए, गिरवी रख दिया जाए। इस कुत्सित मानसिकता को सहायता देने की, सपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कंटेंट में, अनुकूल वातावरण में बदलाव करना ही चाहिए। पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया गया था, लेकिन जैसे ही यूपीए की सरकार आई, उस सारे पाठ्य पुस्तक बदल दिए गए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कंटेंट चेंज करवाया था, उस समय में कंटेंट चेंज हुआ था जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे, प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी थे। जगमोहन राजपूत जी एनसीईआरटी के चेयरमैन हुआ करते थे। तब उनके खिलाफ रोज 50 सैकड़ों आर्टिकल वामपंथी लिखा करते थे। देश भर में हंगामा मचा के रख दिया इन लोगों ने। लेकिन जब कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कंटेंट बदल दिया, कहीं कोई हल्ला नहीं हुआ। तो भारत के हिंदू समाज की सहिष्णुता का लाभ उठाना चाहते हो, अनुचित लाभ उठाना चाहते हो, भारत के नई पीढ़ी का स्वाभिमान नष्ट करना चाहते हो, हमलावरों का इतिहास पढ़ाना चाहते हो। अकबर का इतिहास पढ़ाया, अकबर को महाराणा, अकबर को महान कहा तुमने। क्या महानता थी अकबर की? पूछना चाहता है ये देश तुमसे। क्या महाराणा प्रताप की महानता किसी भी तरीके से कमतर थी अकबर से? औरंगजेब को बहुत प्रकार से तुमने महिमा मंडन करके बड़ा दिखाने की चेष्टा की। औरंगजेब के समकालीन 10म गुरु गोविंद सिंह जी का योगदान कम था? क्या उसी समय के समकालीन महाराज शिवाजी का योगदान कम था इस देश के लिए? क्या उसी समय जीवन जी रहे महाराजा छत्रसाल का योगदान कम था? और इन तीनों के सामने औरंगजेब भय खाता था। किंतु तुमने न छत्रसाल को पढ़ाया, न महाराज शिवाजी को पढ़ाया, और न ही महाराज गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ाया। ये भी देश के किसी न किसी क्षेत्र में प्रभावी राजा थे। और महाराजा गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तो सभी कलाओं के निष्णात थे। वह व्यक्ति अकेला दार्शनिक था, धर्म तत्वों का ज्ञाता था, बड़ा धर्मज्ञ था। वो व्यक्ति अकेला रण क्षेत्र का माहिर खिलाड़ी था। चमकौर के युद्ध में मात्र 2 दर्जन योद्धाओं को लेकर मुसलमानों की 10,000 की सेना का मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई ऐसा युद्ध का इतिहास दिखा दे व्यक्ति। और वो युद्ध लड़ा गया महाराजा गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में। वो अकेला राजा भी था, वो अकेला गुरु भी था, वो धार्मिक व्यक्ति भी था, राजनीतिक व्यक्ति भी था। वो क्या नहीं था? आखिर ये इतिहास छुपाया क्यों गया? हमारे बच्चों को यह पढ़ाया क्यों नहीं गया? छत्रसाल ने इतने बड़े क्षेत्र पर शासन किया, इतना बढ़िया योग्य शासन किया। छत्रसाल का नाम लोग नहीं जानते, भारत की नई पीढ़ी को पता नहीं है। ये नहीं बताने का अपराध करने वाले ये कौन लोग थे जो अपनी किताबें बेचने के लिए मनगढ़ंत बातें बिना साक्ष्य के, बिना कोई रेफरेंस के लिखकर, कभी वो रेफरेंस नहीं बता पाए, उन्होंने मनगढ़ंत बातें किताबों में छाप कर पढ़ाया और अपने आप को बड़ा हिस्टोरियन और बड़ा राइटर सिद्ध करने की कोशिश की। इन वामपंथियों में तो कुछ ऐसे भी लेखक हैं जिन्होंने विदेशी राइटर से किताबें लिखवा के बुकर अवार्ड ले लिया।
और उसके बाद जीवन में दूसरी किताब नहीं लिख पाए। दूसरी किताब लिखा तो वो बुकर अवार्ड तो छोड़ो, जनता में चर्चा का विषय भी नहीं बन पाई। वो बोलते हैं तो बड़े टपोरी टाइप की बातें बोलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को राइटर बना बना के इन वामपंथियों ने प्रस्तुत किया, और वो वामपंथी इकोसिस्टम का पार्ट सारे सेकुलर पार्टियां और क्षेत्रीय दल बन गए। आश्चर्य की बात है कि आखिर आप भारत की नई पीढ़ी को स्वाभिमान से वंचित क्यों करना चाहते हो? मैंने जब इतिहास को खंगालना शुरू किया तो एक से एक वीरांगना, महापुरुष, योद्धा, क्रांतिकारी मुझे मिले इतिहास में, और मैं आश्चर्यचकित था कि नीरा आर्या का नाम देश नहीं जानता। रानी फूल कुंवर का मैं फोटो ढूंढने लग गया जब उनका आर्टिकल हम छाप रहे थे, उनका चित्र कहीं नहीं मिला। मैं वहां के मंडला, मध्य प्रदेश में मंडला की रानी थी फूल कुंवर, और उनके पतिदेव और बेटे को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था, और उनके चिथड़े चुन चुन कर रानी फूल कुंवर ले जाकर उनका अग्नि संस्कार करती है और प्रतिज्ञा करती है कि मैं अंग्रेजों को चैन से नहीं जीने दूंगी, और गजब का युद्ध करती है, अंग्रेजों को एक एक युद्ध में पराजित करती है। और उन्हीं दोनों क्रांतिकारियों का मूर्ति लगाया हुआ है जबलपुर में, जबलपुर हाई कोर्ट के गेट के सामने, वहीं उनको तोपों से उड़ाया गया था। लेकिन उस रानी फूल कुंवर का नाम कोई नहीं जानता। मैं वहां के राजवंशों में संपर्क करने की कोशिश किया कि शायद वो मित्र थे मंडला के राजघराने के, शायद उनके घर में रानी फूल कुंवर का कोई चित्र मिल जाए। सबने कहा कि हमारे पास कुछ उपलब्ध नहीं है। फिर हमने स्केच बनाकर उनका फोटो छापा। ये स्थिति है भारत के क्रांतिकारियों की, जिन्होंने भारत को अपने रक्त से सींचा है, भारत की मिट्टी को रक्त से सींचा है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया है, परिवारों का बलिदान किया है। उनका कोई नाम लेवा नहीं है इस देश में। केवल गांधी, नेहरू ने ही देश को आजाद कराया, वही देश के क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के मेहमान की तरह ट्रीट किए जाते थे जेलों में, जिनकी बकरी को भी जेलों में स्थान मिलता था, जिनके चमचों को भी जेलों में स्थान मिलता था उनकी सेवा करने के लिए, जिनको जेलों में चपरासी और कर्मी जाते थे, वो इस देश के क्रांतिकारी हो गए। और जिन लोगों ने अपने खून से सींचा है इस देश को, आजादी के आंदोलन को, अंग्रेजों की सत्ता को थर्रा देने पर विवश कर दिया, उनके बलिदान की कहीं चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? किन लोगों ने इन सबको अंधकार में रखा, इनके नाम को बैकग्राउंड में रखा, उनको कहीं प्रकाशित नहीं होने दिया? यह उत्तर देने का समय है। आप की किताबों पर हंगामा मचाकर रोक नहीं पाओगे। आपको उत्तर देना पड़ेगा कि देश के प्रति अपराध आपने क्यों किया, देश की जनता को, नई पीढ़ी को यह बातें आपने क्यों नहीं पता चलने दी। सुभाष चंद्र बोस जी गुमनामी बाबा का जीवन जीते रहे, भारत में आजादी के बाद कभी जनता के समक्ष नहीं आ पाए। ये व्यवस्था उनके सामने क्यों उत्पन्न की गई, ये जनता जानना चाहती है। आखिर भारत के इतने क्रांतिकारियों को, इतने महापुरुषों को, जिन्होंने सदियों सदियों से भारत को पोषित किया, सिंचित किया, उनका नाम क्यों हाशिए पर रखा गया? आज गोस्वामी तुलसीदास जी पर प्रश्न उठाया जाता है, रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया जाता है, हनुमान को घरों में झांकने वाला व्यक्ति कहा जाता है। ये गंदी मानसिकता के लोग कौन हैं? यह बताना पड़ेगा देश की जनता को, यह उत्तर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अपराध आप लोगों ने किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिलेबस में ऐसी पुस्तकें आपने पढ़ाने की चेष्टा की है, क्यों की है? पाठ्यक्रमों के साथ यह खेल क्यों? भारत के बच्चों का स्वाभिमान निर्माण होगा यदि वो रामानुजम को पढ़ेंगे, यदि वो भास्कराचार्य को पढ़ेंगे, यदि वो भारद्वाज ऋषि को पढ़ेंगे, यदि वो सर वेंकट रामन के योगदान को पढ़ेंगे। फिजिक्स में नोबेल प्राइज उन चाचा भतीजा दोनों ने, एस चंद्रशेखर और चंद्रशेखर वेंकट रामन ने, दोनों ने पाया। हरगोविंद खुराना आप लोगों के इसी मानसिकता से पीड़ित होकर भारत छोड़कर विदेशों में जाकर बस गए, और वहां उन्होंने जेनेटिक्स पर जो काम किया है उसके लिए उनको नोबेल अवार्ड मिला। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार ने मुझे रिसर्च के लिए सुविधा नहीं दी, मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा, विश्वविद्यालयों के दरवाजे दरवाजे घूमता रहा, मुझे किसी ने सुविधा नहीं दी। तो मुझे विवश होकर मेरे मन में जो इस शोध के लिए
जिज्ञासा थी, इच्छा थी, अभिलाषाएं थी, उसकी पूर्ति के लिए मुझे विदेश जाना पड़ा। आखिर आप इस प्रकार के प्रतिभाओं को दबाने का प्रयत्न तभी क्यों कर रहे थे, आज भी क्यों कर रहे हो? आपको भारत के विकास से चीड़ है, भारत के वर्ल्ड कैनवास पर छा जाएगा इस जिजीविषा से चीड़ है। भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हो, क्योंकि भारत के बच्चे, भारत के विद्यार्थी जब स्वाभिमान के साथ उठकर खड़े होंगे, जब अपने पूर्वजों के योगदान को ये जान जाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान के क्षेत्र में भी योगदान दिया है, ज्ञान के अनेक विधाओं में भी योगदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने तलवारों के दम पर भी योगदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने भारत पर आक्रमण करने वाले हर एक को मुंहतोड़ जवाब दिया है, अंग्रेजों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है, अंग्रेजों को भागने पर विवश किया है। इस देश के क्रांतिकारियों ने यह सब जब उनको पता चलेगा, वह उस संविधान के साथ जब खड़ा होगा, तो शायद आपका एजेंडा पूरा नहीं हो पाएगा। आप भारत छोड़ कर गए, उन अंग्रेजों का एजेंडा आज भी लागू कर रहे हो। इस देश के संविधान के अंतर्गत आपके पार्टियों की का पंजीयन हुआ है, और फिर भी आप भारत के संप्रभुता के बारे में चेतना जो जनता में आ सकती है उसको दबाने की चेष्टा कर रहे हो। भारत के बारे में जो सकारात्मक मानसिकता विकसित की जा सकती है बच्चों में, उसको कुंठित करने की कोशिश कर रहे हो। ये आक्रामकता का इतिहास पढ़ा करके आप ये कोल्ड वार को क्यों पढ़ाना चाहते हो भारत में? कोल्ड वार से भारत का क्या लेना देना है? खिलाफत मूवमेंट क्यों पढ़ाना चाहते हो? अरे टर्की का खलीफा उतारा गया गद्दी से, उससे हमारा क्या लेना देना था? खिलाफत मूवमेंट की भारत में क्या जरूरत थी? खलीफा के बारे में मूवमेंट हम क्यों कर रहे थे? यह सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये सब आप पढ़ाते रहे हो इतिहास में, क्यों? इन सवालों के जवाब आपसे भावी पीढ़ी पूछेगी। और जिन लोगों ने ये अपराध किया है, ये पाप किया है, बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया है, भूगोल के बारे में विलक्षणताओं की बात जनता को जानने नहीं दी है, राजनीति के बारे में इतनी गहरी परिपाटी देश में थी, राजनीति के उस अद्भुत गुरु चाणक्य के बारे में देश नहीं जानता, भावी पीढ़ी को कुछ पता नहीं है। चाणक्य के बारे में सारे दस्तावेज गायब कर दिए गए। कोई भी अशोक के शिलालेख मिलते हैं, चंद्रगुप्त के अभिलेख मिलते हैं, किंतु चाणक्य के बारे में कहीं बहुत ज्यादा विवरण नहीं मिलता। गिनती की पुस्तकें चाणक्य के बारे में हैं, उनका अर्थशास्त्र है जिसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा नहीं है। उनके बारे में केवल जयशंकर प्रसाद के लिखे पुस्तक ही प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। ऐसा क्यों? भारत में शंकराचार्य के बारे में प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता। इनको नष्ट करने वाले कौन लोग थे? ऐसे बहुत सारी चीजें भारत की नष्ट की गई। ठीक है कि आपको देश के अस्मिता का भान नहीं था, अब तो सीख लेते। अब दुनिया भर में जो सभ्यताओं के संघर्ष इतने वर्षों में हुए हैं और दुनिया के देश आज जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें भारत आशा की किरण बनकर खड़ा है। भारत की ओर उम्मीद से दुनिया के सारे देश देख रहे हैं। आज यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग, जब रशिया उनके खिलाफ यूक्रेन में युद्ध कर रहा है और वो उनकी आर्थिक तंगहाली के दौर जब आरंभ हो रहे हैं, अरेबियन देशों के तेल का भी अब भंडार धीरे धीरे सूखने की ओर जा रहा है। दुनिया में बहुत प्रकार के संकट, आर्थिक से लेकर सामाजिक, राजनीतिक खड़े हो रहे हैं। उसमें भारत उम्मीद की किरण बन के उठ रहा है। किंतु आप भारत की जनता को, भारत के बच्चों को सम्मानजनक मानसिकता निर्मित नहीं होने देना चाहते हो। क्यों? भारत विश्वगुरु था नहीं, भारत अभी भी विश्वगुरु है। इसीलिए भारत की ओर दुनिया के लोग आशा की दृष्टि से देख रहे हैं, उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं भारत की ओर। और यदि भारत के बच्चों में स्वाभिमान निर्माण नहीं होगा तो भारत नेतृत्व करने की स्थिति में कैसे आएगा? और ये नेतृत्व करने की स्थिति तभी आएगी जब उनको उनके क्यूरिकुलम में, उनके पाठ्यक्रम में देश का स्वाभिमान निर्मित करने वाला उचित और सत्य इतिहास पढ़ाया जाएगा। उनके महापुरुषों के बारे में, हमारे क्रांतिकारियों के बारे में, हमारे वैज्ञानिकों के बारे में, हमारे खगोलविदों के बारे में, हमारे चिकित्सा शास्त्र के महान नायकों के बारे में जब पढ़ाया जाएगा। धनवंतरी चरक सुश्रुत के होते हुए भी हम एलोपैथ के सारी बातों को पढ़ा रहे हैं। देश में जितने एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं सब सरकार के खर्चे से बने हैं, जितने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हैं सब सरकार के खर्चे से बने हैं। आखिर इकोसिस्टम तैयार करने वाले लोग कौन हैं? जब धनवंतरी के देश में आयुर्वेद हाशिए पर खड़ा किया गया,
उनको पाठ्यक्रमों में हिस्सा क्यों नहीं दिया गया कि बच्चों को बचपन से ही स्वास्थ्य रक्षा के विषय सिखाए जाएं? ये सब प्रश्नों का उत्तर खोजने की आवश्यकता है और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है उनके उन षड्यंत्रकारी मानसिकता को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। भारत के बच्चों को नया स्वाभिमान देने की आवश्यकता है। इस नए स्वाभिमान से जो पाठ्यक्रमों के माध्यम से मिलेगा, अच्छे कंटेंट वाले पुस्तकों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से मिलेगा, उस नए स्वाभिमान के आधार पर ही नया भारत खड़ा होगा, महत्वपूर्ण शक्तिशाली वातावरण खड़ा होगा और जिसके कारण से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति बनेगी। भारत दुनिया के सारे ज्ञान विज्ञान में अव्वल दर्जे पर जाकर खड़ा होगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा, दुनिया को लीड करेगा, दुनिया को दिशा दिखाएगा। ऐसे वातावरण बनाने की आवश्यकता है और इसमें पाठ्यक्रमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद।